हफ्ते तकरीबन 16 से 17 जून की दिन के दरमियान में एक खबर मिलती है कि यूनान के जो समुंदर है जिसे मेडिटेरियन सी बोला जाता है, उस मेडिटेरियन सी में एक कश्ती उलट गई है और ये कश्ती जो सी है इसमें 750 के करीब अफराद थे जो कि गैर कानूनी तरीके से यूनान की सरहद में दाखिल हो रहे थे और यूरोपीय ममालिक में जाना चाहते थे। इस 750 अफराद में तकरीबन 400 के करीब अफराद जो उनसे हैं वो पाकिस्तानी शामिल थे। अब सवाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात इतने मुश्किल हैं, तो क्या पाकिस्तानी नौजवान ये समझते हैं कि वो मुल्क छोड़कर वहां जाकर कामयाब हो जाएंगे? पहला तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसी तरह दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हुकूमतें जो उनसी हैं वो इस स्मगलिंग को, इंसानी स्मगलिंग को रोक क्यों नहीं पा रही हैं, उसकी क्या रीजंस है। और तीसरा यहाँ पर सवाल ये है कि यूरोपीय यूनियन जो सा है वो यूनान एक बहुत जदीद मुल्क है, एक बहुत एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजी के भी लिहाज से और माशी एतबार से भी। तो जब ये मेडिटेरियन सी में जहाज समुंदर की साहलों के करीब था तो वहाँ पर जो उनके गार्ड्स हैं जिन्हें वो पोस्ट गार्ड का नाम देते हैं, उन्होंने इन कश्ती और इन डूबने वाले अफराद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली ऐसी अपडेट वीडियोस आपको मिलती रहे। अब पहले सवाल से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी सूरत हाल तो इतनी मुश्किल है कि अगर आप 5000 रुपये का नोट सुबह 7 बजे जेब में रखते हैं तो 12 बजे के करीब वो 2000 रुपये बाकी बच जाते हैं और 12:15 बजे वो 2000 जो उनसे हैं वो 1000 रुपये में बचते हैं और 12:30 के करीब वो 1500 रुपये में, और फिर 1 बजे आपके पास जो उनसे है वो चंद सिक्के ही बाकी बचते हैं। महंगाई की सतह तकरीबन 50% से ज़्यादा जो उनसी है वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो अब इतनी मुश्किल जो उनसी है वो सूरत हाल के अंदर नौजवान ये चाहते हैं कि वो मुल्क छोड़ के जाएं और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो उनसा है वो आबाद हो जाए और वहां पर अपना मुस्तकबिल बेहतर करें। अब इसमें पहली बात जो उनसी है वो आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, अपने सुनने वालों को ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये जितने नौजवान गैर कानूनी रास्ते से जा रहे हैं इनके पास ना तो कोई तालीमी काबिलियत है, ना इनके पास कोई हुनर है, और इवन ये तो उस ममालिक की जुबान भी ठीक से बोलना नहीं जानते हैं। तो इनका वहां पर जाकर जो कामयाब होने का जो रेशो है वो तकरीबन 90% नाकामी में है, क्योंकि इन लोगों को उस मुल्क में जाकर सरवाइव करना पड़ेगा, वहां पर जाकर हुनर सीखना पड़ेगा, वहां पर जाकर तालीमी काबिलियत इनके पास नहीं है, तो आ जाकर इनके पास जो उनसा है वो मेहनत मजदूरी वाले काम बचते हैं। तो अब मेहनत मजदूरी वाले जो काम हैं वो कर कर क्या वहां पर भी हालात जो उनसे हैं वो इतने अच्छे हैं कि इन्हें वहां पर डॉलर्स कमाएं और यहाँ पर जो उनसे है वो फिर डॉलर्स भेजते रहें और इनको वहां पर भी सर्वाइवल अच्छा मिल जाए और इनके घर वाले भी जो उनसे है वो खुशहाल हो जाए। अब इसमें एक फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो फैक्ट ये है कि इसी कश्ती में डूबे हुए अदनान बशीर नामी एक बच्चा, 22 साल इसकी उम्र है, उसने बताया कि उसने स्मगलर को $5000 दिए। अब ये $5000 जो उनसे हैं जनाब तकरीबन पाकिस्तानी 14 से 15 लाख के करीब बनते हैं। अब इतने पैसे देने वाला शख्स जो उनसा है वो भी पाकिस्तान का मुल्क छोड़ के जा रहा है। अगर आप 15 लाख से 20 लाख की अमाउंट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी अमाउंट है, आप इसके अंदर एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। आप इस अमाउंट के अंदर जो सा है वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कारोबार के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट जो सी है वो गैर कानूनी रास्ते से मुल्क से बाहर जाने के लिए की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, और मोस्टली इसकी रीज़न मैंने पहले आपको बता दी है कि ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनके पास हुनर नहीं है। अगर मेरे पास इंटरनेट पे काम करने का हुनर है तो मैं ये 15 लाख रुपए इंटरनेट पे इन्वेस्ट करूंगा। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिनकी डिटेल अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अब ये 15 लाख रुपया से नीचे वाला जो तबका है वो तो मजबूर है, वो पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर अब 15 लाख से ऊपर के जो कमाई रखने वाले लोग हैं उन्होंने ये सोर्स ऑफ इनकम कोई जेवर बेच के, बैंक से उधार पकड़ कर, फैमिली के मेंबर से उधार पकड़ के,
या फिर ज़मीन बेच के ज़्यादातर जो सा है वो गांव के अफराद जो से हैं, जिन्हें इतनी तालीम नहीं है, जिन्हें इतना शौर नहीं है और एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं, वो ये काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि यूरोप की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं है। जो दोस्त अहबाब वहाँ मौजूद हैं, उनसे जो बात हुई या रब्ता हुआ कि आने वाले दिनों में ज़िंदगी वहाँ भी मुश्किल है। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर सरवाइव करने के लिए लाइफ में या तो आप अपनी तालीमी काबिलियत को बेहतर करें या आप हुनर सीखें। 60% के करीब कहा जाता है पाकिस्तानी आबादी जो उनसी है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यंगस्टर्स किस काम के हैं, जिनके पास हुनर नहीं है, जिनके पास तालीमी काबिलियत नहीं है, तालीम मैट्रिक से नीचे है, ना तो इंटरनेट की दुनिया को समझते हैं और ना ही कोई फिजिकल हुनर है। बेशुमार हुनर है फिजिकल, आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें, आप बार्बर का काम सीख लें, रेफ्रिजरेटर एसी का काम सीख लें। इस तरह छोटे छोटे बेशुमार हुनर है जो सीखे जा सकते हैं। नौजवानों में पास जो है वो मोस्टली ऐसी तादाद होती है जो इसमें से किसी एक भी हुनर से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन वो समझते हैं कि वो मुल्क से बाहर जाकर जो है कामयाब हो जाएंगे। तो ये ख्वाब जो उनसे है पाकिस्तानी नौजवान छोड़ दें कि वो बगैर किसी हुनर के, बगैर किसी तालीमी काबिलियत के, बगैर किसी स्किल के मुल्क से बाहर जाकर जो उनसा है वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वहाँ जाकर भी उन्हें वही मजदूरी करनी पड़ेगी जो यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि हुकूमती जो अरकान है वो स्मगलिंग रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे। तो देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी, इक्तसादी, सियासी सूरत हाल है और फिर स्ट्रेटेजिक सूरत हाल भी, ये तमाम तरह से जो सूरत हाल है वो इतनी मुश्किल हो चुकी हुई है कि शायद अगले आने वाले 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे। ये अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर हालात बेहतर हों और हमारी आने वाली नस्लें जो सी हैं वो अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सके। लेकिन फिल वक्त माशी सूरत हाल, इक्तसादी सूरत हाल, स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में आप प्रायोरिटीज़ को देखें कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी जेब में 50 रुपए हैं और आपके घर का एक्सपेंस 100 रुपया है और आप कहेंगे कि भाई मैं अपने छोटे बच्चे का खर्चा जो है वो 150 रुपया लगा देता हूँ कि मैं तुम्हें महीने का 150 रुपया दिया करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि जो ऊपर के 50 इजाफी आप उसे शामिल कर रहे हैं बजट के अंदर, वो आप कहां से लाएंगे? आपके पास तो पहले 50 रुपए कम है। अब यही सूरत हाल कोई पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की भी है कि आप तनख्वाहें दे नहीं पा रहे, सैलरीज लेट हैं बहुत सारे सरकारी महकमों के अंदर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स आपके जो उनसा है वो वीक है, आपने जो गैर मुल्की ममालिक से कर्जा लिया हुआ है वो आप पे नहीं कर पा रहे हैं और आपने क्या किया है, आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल है कि लोगों को झांसा दे के अगेन वोट कैप्चर करके दोबारा से हुकूमत में रहने का तरीका है। खैर, ये भी एक सियासी डिबेट है। वापिस आते हैं अपने उस मौजू के ऊपर कि यूनान के अंदर जो कश्ती डूबी है उसका क्या ताल्लुक है, स्मगलर्स को कैसे पकड़ा जाएगा। तो दरअसल ये है कि स्मगलर्स जो उनसे हैं उनके कोटे शायद शामिल होते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जो उनसे उन्होंने लोगों को बिठाया होता है, वरना हालात को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका कि पिछले चंद दिन के अंदर डंका बज रहा था मीडिया के ऊपर, उस जमात को जो उनसा है वो मिनट के अंदर इन्होंने खामोश करवा दिया। अगर इतनी बड़ी जमात को आप खामोश करवा सकते हैं तो स्मगलर्स को भी कानून साज अदारे जो उनसा है वो पकड़ सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटीज़ की बात है कि इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस की और अदारों की प्रायोरिटीज़ जो सी हैं वो इन मामलात की तरफ नहीं है। ये तो एक गैर मामूली इवेंट है, वरना अभी मैं स्टैट्स दिखा रहा था जो अभी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा। यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट के ऊपर ये स्टैट्स जो से हैं वो दिखाए गए हैं कि 2022 के बाद से लेकर अब तक, यानी एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 3,30,000 के करीब जो सा है वो लोग इर्रेगुलर बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप की हदूद के अंदर दाखिल हुए हैं। ये वो अफराद हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, जो पकड़े गए हैं या काउंट में आ गए हैं यूरोपीय यूनियन की सिक्योरिटी फोर्सेस के। वो लोग जो यूरोपीय यूनियन की सिक्योरिटी फोर्सेस के काउंट में नहीं आए वो अफराद तो अलग हैं। तो एक साल के अंदर 3 लाख अफराद मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह अब आप ये देखें कि 3 रास्ते यहां पर यूरोपीय यूनियन ने मेंशन किए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। एक उन्होंने रास्ता मेंशन किया है वेस्टर्न बाल्कन्स का, दूसरा रास्ता उन्होंने मेंशन किया है साइरिया, अफगानिस्तान और तशनिया का, और तीसरा मोस्ट पॉपुलेटेड रास्ता जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है वो है जी मेडिटेरियन रूट, जिस पर यह कश्ती का वाकया हुआ और ये जहाज डूब गया। अब सवाल यह है कि मेडिटेरियन रूट के जरिए जब इन्हें रास्ते पता है, इन्हें अफराद का पता है,
इन्हें ममालिक का पता है, तो फिर इस रास्ते को ब्लॉक क्यों नहीं किया जाता? तो ये पाकिस्तानी दरअसल वहां जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, वहां जाके ज़र मुबादला कमाते हैं, डॉलर्स पाकिस्तान में बेचते हैं, और यहाँ पर जो सा है वो रेमिटेंस बढ़ता है कानूनी तरीके से। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद जो सी है वो उन ममालिक में नहीं जा सकती। फिर कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियंस के ममालिक में भी थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सेशन की जाती है इन लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर उन्हें मैन पावर्स की जरूरत होती है जो सख्त काम कर सके, और इस खिते के लोग जो हमारे पाकिस्तान के हैं और जो भारत के हैं वो ज्यादातर सख्त काम कर सकते हैं, तो वो ज्यादातर कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन रखते हैं कि इनको आने की इजाजत मिलती है। वरना इतनी बड़ी जो अब इतनी बड़ी जदीद जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उस टेक्नोलॉजी के बावजूद मजाल है कि आप जनाब सरहद क्रॉस कर दें किसी मुल्क की। बहरहाल चीज़ें तो रिलैक्सेशन या कमी बेशी। ओके, अब इसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना है। इस सारे वाकये के अंदर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो कि 2016 के अंदर सायरिया के रास्ते जो उनसे है वो यूरोपीय यूनियन गए और वहां पर कामयाब हो गए अपनी नेशनैलिटी बनाने में। अब उनके जो भतीजे हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, अदनान बशीर साहब, अब बीबीसी ने पूरा उनको रिपोर्ट किया, उनके इंटरव्यू को रिपोर्ट किया है। अदनान बशीर साहब जो उनसे हैं ये 22 साल के एक नौजवान है जो उस कश्ती में मौजूद थे और जिंदा सरवाइव करने में कामयाब हो गए। ये मैं सामने डिटेल्स देख रहा हूं कि यहां पर पाकिस्तानी जो उनसा है, नहीं जी, ब्रिटिश पाकिस्तानी है राजा फरियाद खान। 2016 के अंदर जनाब ये सायरिया के रास्ते यूनाइटेड नेशंस यूरोपीय यूनियंस में पहुंचे, बहरहाल नेशनैलिटी ली और वहां सेटल्ड है। अब इनका 22 साल का भतीजा जो कश्मीर से ताल्लुक रखता है, उसने जनाब अली जो सा है वो डंकी के रास्ते से पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन का बॉर्डर क्रॉस करने की वो कोशिश कर रहा था। इस कश्ती के अंदर सवार था, जिंदा बच गया। राजा फरियाद ने जो सा है वो मुलाकात की, बाकायदा पहुंचे यूनान वीज़ा लेकर अपने भतीजे से, और अब वो कहानी सुना रहे हैं। पोस्ट गार्ड ने सिर्फ उन्हें मुख्तसर से वक्त की इजाज़त दी मिलने के लिए। उसके बाद जाहिर है उनके मुल्कों की इंक्वायरी की स्टेटस के अंदर वो चले गए। अब उस नौजवान की आप कहानी सुने कितनी तकलीफ दे है। पहली बात तो ये, उस नौजवान ने ये कहा कि हमें 2-3 दिन जो सा है वो एक टाइम का फूड खा के सरवाइव करना पड़ता था। अब बीच समुद्र के अंदर आपकी कश्ती का इंजन बंद हो गया है, तो 750 के करीब अफराद मौजूद हैं, तो उनके पीने की पानी, शदीद गर्मी का मौसम, वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, और फिर उनके खाने का मामलात, और कश्ती भी कोई बहरी जहाज़ नहीं है, एक आम सी साहिल के ऊपर जो सा है वो मछलियाँ पकड़ने वाली कश्ती है। तो इतना सवेयर वहाँ पर मामला होगा, कितने तकलीफदेह मनाजिर होंगे, लोग रोटी कैसे पूरी कर रहे होंगे, लोग पानी कैसे पी रहे होंगे, लोग खाना कैसे पी रहे होंगे, समुद्र का पानी तो काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके बारे में अगर सोचा जाए तो बहुत तकलीफ होती है कि वो नौजवान वहाँ पर, ये 750 अफराद वहाँ पर कितनी मुश्किल के अंदर गुजर रहे होंगे, और उनका मेंटल स्टेट क्या होगा, किस मेंटल स्टेट में वो वहां पर मौजूद होंगे उस शिप के ऊपर। फिर उसके बाद नौजवान ने दूसरी बात जो बताई कि कश्ती पर पहुंचने से पहले, यानी मेडिटेरियन सी पर पहुंचने से पहले उन्हें नामालूम मकाम पर रखा गया। उन्हें शिप एयरपोर्ट से लिया गया जिसे हम ड्राईपोर्ट कहते हैं, वहां से लेकर नौजवान का कहना है कि उन्हें ऐसी मकाम पर रखा गया जहां पर कंक्रीट मौजूद थी, बड़े बड़े पत्थर थे बकौल उस नौजवान के, और बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर जो सा है वो नंगे फर्श के ऊपर वो सोते थे। उनके पास कोई सेफ्टी नहीं थी, कोई उनके पास कपड़े नहीं थे सोने के लिए, उनके पास बिस्तरे नहीं थे। तो ये वो मुश्किल हालात हैं जो वहां पर 750 के करीब अफराद फेस कर रहे थे। और फिर तीसरी बात जो दिल दहला देने वाली उस नौजवान ने बताई कि तकरीबन उसने स्मगलर्स को घर से पीछे से 5000 के करीब डॉलर्स मंगवा के दिए, जो पाकिस्तानी अगेन 14 लाख बनते हैं, सिर्फ इसलिए कि स्मगलर जो उनसे हैं वो उसको कोई रिलैक्सेशन दे दे, वहां पर कोई उन्हें जो उनसे है वो खाना प्रोवाइड कर दें या बिस्तरा प्रोवाइड कर दें। तो इस नियत से उसने घर पीछे से 5000 डॉलर्स जनाब मंगवा के दिए हैं स्मगलर्स को, ताकि वहां पर उसकी जिंदगी आसान हो सके। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं सिर्फ जिसके ऊपर मैं आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा कि इतने वो मुश्किल हालात जो उनसे हैं आप फेस कर रहे हैं सिर्फ एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं।
तो आने वाले और सुनने वाले तमाम नाजरीन को ये रिकमेंडेशन है कि गैर कानूनी काम में आप कभी भी जो सा है वो कामयाबी के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। ये जो तादाद है ना, अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो ये शायद 2 से 3% अफराद बनते हैं जो वहां जाकर जिनकी किस्मत अच्छी होती है कामयाब हो जाते हैं, अदरवाइज बाकी तमाम के हालात बहुत बुरे होते हैं। इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस भी मौजूद हैं, आप उनकी जिंदगियों को देखें, सुने और फिर फैसला करें। स्मगलर ने तो आपसे पैसे ले लिए, उसका काम खत्म, उसे तो सिर्फ पैसों से गर्ज है, उसे क्या लगे किसी इंसानी जिंदगी की जान कितनी कीमती है और उससे वाबस्ता उसके घर वालों की उम्मीदें। इसी तरह अदनान बशीर के मुताबिक तकरीबन 14 से 15 अफराद जिनका ताल्लुक भी कश्मीर से है वो लापता है। 500 अफराद कुल मिलाकर लापता है और 80 के करीब अफराद जिंदा बचे हैं और जो सा है वो 100 के करीब जो सी हैं वो लाशें जो सी हैं वो उन्होंने वहां से रिट्रीव कर ली हैं। तो ये वो बाइटर्स रियलिटीज हैं जो कि किसी भी ऐसे नौजवान को जो कि डंकी लगाने का सोच रहा है उसे फेस करनी पड़ेगी। और ये वो बाइटर रियलिटीज वो हैं जो कि एक ऐसे शख्स जो कि इनको फेस कर चुका है उसके थ्रू हमें पहुंची हैं, उसने हमें अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताई। तो आपको इसी से हमें सबक सीखना चाहिए कि गैर कानूनी रास्ते से जो है वो किसी भी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आखिरी जो तीसरा सवाल मैंने यहाँ पर बोला कि यूरोपीय यूनियंस की ज़िंदगी कैसी है। तो अभी मैं गूगल जब किया, मैंने सबसे पहले गूगल किया तो मैंने गूगल के ऊपर मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ इन्फ्लेशन रेट, जिसे मैं स्क्रीन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ साथ, ताकि आप इसको देख सकें कि इन्फ्लेशन रेट देख लें आप यूरोपीय यूनियन में कितना है। अब ये वो रिसर्च लेवल्स हैं जो कि एक आम नौजवान को नहीं आती हैं, वो इतना टेक्निकल नहीं है, जिसने डंकी लगानी है वो इन चीज़ों को नहीं समझता। देखिए जी, इन्फ्लेशन रेट यूरोपीय यूनियन में यहाँ पर 9.2% के करीब है 2021 में, कंपेयर टू दी 2001 के अंदर ये रेट 2.9 था, यानी महंगाई की शरह 6% ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहाँ पर भी मामूलात ज़िंदगी जो उनसी है वो इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, जो तालीमी काबिलियत में अच्छे हैं, जो स्किल के अंदर अच्छे हैं, जिनके पास पैसे हैं, वसाइल हैं, वो एक लीगल वे से यूरोपीय यूनियन में जाकर उन ममालिक के अंदर अपनी ज़िंदगी वाकई बेहतर कर सकते हैं। लेकिन गैर कानूनी रास्ते से जाना कोई समझदारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आजमाइश देना है अपने बड़ों को। वो जो बच्चे चले गए उनकी माओ का क्या हाल है, वो बेटा तो वापस नहीं आएगा, और ना ही अब वो उम्मीदें जो उन्होंने अपने बेटों से लगाई थी कि ये बेटा कामयाब होगा तो घर के हालात बेहतर होंगे, अब घर के हालात शायद जो उनसा है वो और ज़्यादा डाइवर्स हो जाए। बिल्कुल एक सोचने की और हकीकत की बात है कि एक बेटा जो कि 22 साल का था, उसे 22 साल लगे माँ को बड़ा करने में कि ये बेटा घर का सहारा बनेगा। अब क्या वो माँ दोबारा वो बेटा कहाँ से लाएगी, और अगर ले भी आती है तो फिर उसे 22 साल दोबारा क्या इंतज़ार करना पड़ेगा कि फिर से वो उसे जवान करे। तो ज़िंदगी इतना लंबा मौका नहीं देती है कामयाब होने के लिए। लिहाजा जो नौजवान डंकी के रास्ते से जाना चाहते हैं उनसे ये गुजारिश है, उनसे ये अर्ज़ है कि वो थोड़ा सा रिसर्च करें। वहाँ पर हालात इतने आसान नहीं हैं जितने कि आपको कोई स्मगलर बता रहा होता है। इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, उनको कंसीडर कर लीजिएगा, दोस्तों तक इस पैगाम को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो सी हैं वो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।